दोस्तों, दरअसल एक व्यक्ति की फांसी होने वाली होती है। जेलर साहब उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। दोस्तों, दरअसल उस व्यक्ति का नाम सुबोध होता है और वह पहले तो चुप रहता है और फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है। कहता है, साहब मैं चाहता हूं कि आप हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं मैं अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ में एक ही बेड पे सोना चाहता हूं। और इस बात को सुन के दोस्तों कहीं न कहीं जेलर साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आज तक मैंने ऐसा कैदी नहीं देखा जिस कैदी की 2 दिन बाद फांसी होने वाली है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जाने वाला है। भला उसके मन में ऐसा ख्याल कैसे आ सकता है। वह अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता है और एक रात बिताना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है और फिर जेलर साहब उसकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके पत्नी को उधर खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी करो। लेकिन दोस्तों, फिर उसकी पत्नी जो जेलर साहब को जवाब देती है, उसे सुनकर जेलर साहब दंग रह जाते हैं। और दोस्तों, जब मैं आपको ये पूरी दुखद घटना के बारे में सुनाऊंगा तो कहीं न कहीं आपकी भी रूह कांप उठेगी। लेकिन दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप तक ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर मिलती रहे। दरअसल दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की है, जहां पर 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। दोस्तों, वो दोनों साथ साथ खाते पीते हैं और साथ साथ ही बड़े होते हैं। और एक दिन वो दोनों साथ में ही एक कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और एक कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। और दोस्तों, उसी बीच वही कंपनी पे एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वो सुबोध से कहीं न कहीं प्यार कर बैठती है और सुबोध को अपना दिल दे बैठती है। और दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ साथ सब कुछ करने लगना, ये चीज़ें कहीं न कहीं सुबोध के दोस्त प्रमोद को अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों, वह कहीं न कहीं इस बात से नाखुश रहता है। दोस्तों, सुबोध जब भी टिफ़िन लेके जाता था कंपनी, तो उसके टिफ़िन से कहीं न कहीं वंदना भी खा लेती थी और जब वंदना लेकर आती तो कहीं न कहीं उससे सुबोध भी खा लिया करता था। अब इनकी दोस्ती इस हद तक बढ़ चुकी थी जो कहीं न कहीं दोस्तों औरों को भी नज़र आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद, वह एक दिन सुबोध से कहता है कि सुबोध, मेरी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से करवा दो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कोई भी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकता है लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने प्यार को नहीं शेयर कर सकता है। सुबोध अपने दोस्त प्रमोद को साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद से प्रमोद नाराज हो जाता है और सुबोध के प्रति जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके साथ हर वो काम करता है जो आम तौर पर कोई लड़की नहीं चाहती है। वो सारी हदें पार कर जाता है और दोस्तों, इसके बाद उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। न सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पे जाके सुला भी देता है। अपना तो वहाँ से दोस्तों फरार हो जाता है और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फ़ोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पे पड़ी हुई है, वो डेड पोजीशन पे है और वो मर चुकी है। पुलिस मौके में पहुंचती है और चूंकि उसी समय सुबोध उस रूम में पहुंचा हुआ होता है और सुबोध की गिरफ्तारी वहां पे हो जाती है। सुबोध ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर जो कृत्य हुआ है इस कृत्य को किया किसने। कहा जाता है ना, जो मौके वारदात में सबूत मिलता है वह सबूत ही सब कुछ होता है और कहीं न कहीं सबूत के बल पे ही सारा का सारा काम होता है। उस सुबोध की गिरफ्तारी होती है और सुबोध को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। और इस बीच दोस्तों, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाती है। लड़की के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आती है, उससे साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं न कहीं इस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है
और फिर दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से इसका गला दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, सब इस बात को लेके लड़के को फांसी हो ऐसी डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह पर कैंडल मार्च होने लगता है। जितने भी राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन या फिर आम लोग सब रास्ते में उतर जाते हैं और उनके जुबान में कहीं न कहीं बस एक ही बात होती है कि क्यों ना हो जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे में पहुंचाया जाए। और होता भी वही है दोस्तों। समय आने पर कहीं न कहीं साक्ष्य और सबूत के आधार पर सुबोध को फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं। और आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है, वो भी दोष इतना कि कहीं न कहीं फांसी के फंदे तक उसे पहुंचा दिया जाता है। परसों उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब पहुंचते हैं और कहते हैं, सुबोध तुम्हारी फांसी होने वाली है। और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी ये कहता है कि जिसकी फांसी होनी होती है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और कानून के अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। दोस्तों, सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और फिर इसके बाद बोलना स्टार्ट करता है, साहब मैं चाहता हूं कि आप हमारी अंतिम इच्छा को पूरी करें। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी, ऐसा जेलर साहब कहते हैं। और सुबोध फिर कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ में एक ही बेड पे सोना चाहता हूं। और हालांकि दोस्तों अंतिम इच्छा की थी। और इस बात को सुनने के बाद कहीं न कहीं जेलर साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं न कहीं सोचने में पड़ जाते हैं। और वह सोचते हैं कि मैं अपनी 20 साल की सर्विस के दौरान ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो कैदी जिसको 2 दिन के बाद फांसी के फंदे में झूलना है और कहीं न कहीं दुनिया से सदा सदा के लिए अलविदा हो जाना है। और उसके मन में ये ख्याल भला आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है और उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और उसके पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, एक रात तुम उसके साथ बिताओ और रात में उसके साथ सो। उसकी पत्नी वहाँ घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, आखिर तो मेरा पति ही है, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो, क्योंकि कानून तो उसको दोषी मान चुकी है और कहीं न कहीं ज़रूर उसका हाथ होगा, तभी कानून ने उसे दोषी मान लिया है। चलो ठीक है, यदि पति की अंतिम इच्छा है कि मैं उसके साथ एक रात बिताऊं तो मैं उसके पास जाती हूं। कहीं न कहीं इस बात को सोचकर पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है और इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति पत्नी के बीच क्या चीज़ें चल रही हैं, इन दोनों के बीच जो बातें चल रही हैं उसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोल होता है वो कहीं न कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं और जहां से उन दोनों के बीच जो भी बातें हो रही होती हैं, जो भी बातचीत चल रही होती हैं, उसको वो साफ साफ सुन पाएँ। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिया जाता है। और इधर पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही अपने पति को देखती है, कहीं न कहीं रोना प्रारंभ कर देती है, जिसे देखकर पति की आंखों में भी आंसू आ जाता है और दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं। और रोने का जब सिलसिला खत्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है, तुमने आखिर ऐसा किया क्यों सुबोध? आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये कृत्य किया? अगर कृत्य किया भी, तुमने किसी से प्रेम किया भी, तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया? बड़े ही सरसरी निगाहों से यह पूछना चाहती है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बात हो गई थी कि तुमने जिस लड़की से प्यार कर रहे थे उसी को तुम हत्या कर देते हो। उसका पति सुबोध शांत रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलना प्रारंभ करता है, चूँकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो या फिर कानून जिस बात के लिए, जिस कृत्य के लिए मुझे फांसी की सज़ा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी हूँ ही नहीं, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं। यह भारत का कानून है जो साक्ष्य और सबूत के बल पे
कहीं न कहीं किसी को भी सज़ा सुना देती है। इस बात से कहीं न कहीं जितना भी एविडेंस है, सबूत है, वह हमारे ही खिलाफ है। इस वजह से हमें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो आखिर क्या बात थी, आखिर क्या बात है, तुम वो बात बताओ, उसकी पत्नी ये पूछती है। और इधर इन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रही होती हैं, जो भी बातचीत चल रही होती हैं, ये बात साफ साफ जेलर साहब के साथ साथ पूरा स्टाफ सुन रहा होता है। सुबोध बोलता है, कहता है, हमारी कंपनी में जहाँ की हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पे एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है। और वंदना से हमारी दोस्ती हो जाती है और हम दोनों लंच टाइम में एक दूसरे का टिफ़िन वगैरह खा लेते थे और कहीं न कहीं यही दोस्ती थी हम दोनों के बीच और कुछ नहीं था। पत्नी पूछती है, फिर इसके बाद क्या हुआ? तो सुबोध पूरी स्टोरी बताता है कि एक दिन उसने हमसे कहा था कि हम आपके यहाँ खाने पे आना चाहते हैं, शाम का खाना हम लोग साथ में मिलकर खाना चाहते हैं। और हमने भी उसको इस बात के लिए कह दिया कि ठीक है कि आ जाना, और फिर वह आ जाती है। उस वक्त हम मार्केट सब्जी लेने गए थे और प्रमोद भी वहीं पर रूम पे आ गया होता है। इस बीच प्रमोद ने वंदना के साथ क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जब मैं सब्जी लेकर वहां पहुंचा तो वंदना का मृत शरीर हमारे बेड पे पड़ा हुआ था और वहां से प्रमोद फरार रहता है। मैं कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, वैसे ही कुछ देर के बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। चूँकि मौके वारदात में वंदना का डेड बॉडी मिला था, इस बात को लेकर कहीं न कहीं न्यायालय, साक्ष्य, कानून ये जब हमारे खिलाफ होता है और पुलिस हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है और ऐसा कह के वो फपक फपक के रोने लगता है, उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोस्तों, दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर बॉडीगार्ड खड़े होते हैं वह भी रोने लगते हैं। और जेलर साहब जो अपनी ऑफिस से ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनके कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो वह भी कहीं न कहीं सुन के रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा जेल का जो माहौल होता है इस वक्त वो कहीं न कहीं गम में बदल जाता है। और सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है कि भारत का कानून ही अंधा होता है और कहीं न कहीं अंधा कानून ही है जिसने बिना जांच करे मुझे केवल वहां मौजूद पाए जाने पर मुझे उस आधार पर फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो कोई बात नहीं है, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों की अच्छे से देख रेख करना और कहीं न कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चों से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में कहीं न कहीं कानून और शासन प्रशासन से उन 2 मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और ये बात बोल के सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गंभीर हो गया था, सब लोग रो रहे होते हैं, बॉडीगार्ड के साथ साथ जेलर और जेल का सारा स्टाफ रो रहा होता है। जाते समय पति पत्नी को देखती है और पति पत्नी को देखता है, दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते हैं। और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो फिर से उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके पैरों में गिर पड़ती है और कहती है, पति देव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट और आपके पास रह जाऊँ। जेलर इस बात की अनुमति देते हैं और 1-2 मिनट और वह बिताती है। उसके बाद फिर से वह जाना प्रारंभ करती है और बोलती है, आज ये आपका और मेरा आखिरी मिलन है। फिर पत्नी अपने घर चली जाती है और फिर इस बीच जितने भी लोग होते हैं इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है कि आज फिर एक निर्दोष को फांसी के फंदे से भारत का कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है और इस बीच जेलर जब उस वॉइस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनता है तो उसके मन में अचानक से ये ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं न कहीं कानून और संविधान फिर एक निर्दोष को फंसा देगा। परसों सुबोध को फांसी हो जाएगी तो मुझको कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने और न रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हमारे आंखों के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे में पहुंचाया जाएगा तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अचानक से वे पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है, अपने आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी देते हैं और एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाते हैं जेलर साहब। उस मीटिंग में शासन प्रशासन के लोग, भूतपूर्व जज और सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और मीटिंग में सबके सामने जेलर साहब उस वॉइस रिकॉर्डिंग को चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिरकार भारत का कानून, भारत का संविधान
आज फिर ये क्या करने जा रही थी और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोषी तो दूसरा है, दोषी तो इसका दोस्त प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों दी जा रही है। इस बात की चर्चा वहाँ होने लगती है और सब लोग इस बात को डिसाइड करते हैं कि हम कहीं न कहीं सुबोध को फांसी के फंदे से रुकवाएंगे और प्रमोद को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। अगले ही दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारा पति बाइज्जत रिहा किया गया है। इस बात को सुनकर कहीं न कहीं उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पे और भारत के कानून पे और भारत की कानून व्यवस्था पे फिर से दोबारा भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी और सच्चाई यह थी कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था ही नहीं और सुबोध ने, अब चूंकि परसों फांसी होने वाली होती है तो सुबोध को इधर जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम प्रारंभ करती है और जाके प्रमोद को पकड़ लेती है और प्रमोद को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय प्रमोद को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। कहीं न कहीं कानून और संविधान पे भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास, भरोसा भारत की न्यायिक प्रक्रिया और संविधान पर, कानून पे फिर से पुनः उत्पन्न हो जाता है, फिर से पुनः प्राप्त हो जाता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे में पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और सुबोध को बाइज्जत रिहा किया जाता है। यही कहा गया है, कर भला तो हो भला। आप यदि किसी के साथ भला करते हैं तो आपके साथ भी भला होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी और आप लोग इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार प्रस्तुत करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और दोस्तों, आपसे फिर एक ही पुनः रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।